बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल हमने ऑलरेडी देख लिया था कि हम वेक्टर्स के कंपोनेंट्स को कैसे फाइंड कर सकते हैं, कार्टेशियन फॉर्म को स्टडी किया, पोलर फॉर्म को स्टडी किया। जस्ट टू रिकॉल दोज फार्मूलाज, ये आपके पास वेक्टर की कौन सी फॉर्म है? f इज़ इक्वल टू एफ एक्स आई प्लस एफ आई जे। हाँ, क्योंकि यहाँ पे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के यूनिट वेक्टर्स का इस्तेमाल हुआ है। अब अगर इस फॉर्म को हम हाईलाइट करें तो इसमें एफ एक्स किसके बराबर है? एफ कॉस थीटा के। एफ एक्स इज इक्वल टू एफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन थीटा। इसी तरह जो हमारे पास दूसरी फॉर्म है दैट इज एफ इज इक्वल टू एफ थीटा, मैग्नीट्यूड और एंगल दिया हो वेयर थीटा इज द एंगल मेड विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन। ठीक है, अब बताइए इसी तरह के यहाँ पे f की क्या वैल्यू है? एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर। वैसे अगर ये 3 डायमेंशन में होता तो फिर एफ जेड स्क्वायर भी आ जाता। दैट इज पाइथागोरस थ्योरम एक्सटेंडेड टू 3 डायमेंशंस। और थीटा की क्या वैल्यू है? थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स एफ वाई बाय एफ एक्स। ये अंडरस्टैंडिंग कल हमने डेवलप की, मैंने आपको बता दिया। ये सिर्फ चैप्टर 2 में नहीं, चैप्टर 3, चैप्टर 4 ऑनवर्ड जहाँ पे भी हमें कंपोनेंट्स की ज़रूरत होगी, इन फार्मूलाज का हम इस्तेमाल करेंगे। तो ये आपने याद रखते हैं कि एग्जीक्यूशन आज के टॉपिक वाइज टेस्ट में ज़रूर होगी। इन्हीं फार्मूला पे बेस सारे क्वेश्चन आएंगे, तो आपने उन क्वेश्चंस के मुताबिक इंपॉर्टेंट फार्मूला इसमें से जो भी यूज़ हो रहा है वो यूज़ करके आंसर दे रहे हैं। अच्छा, कल मैंने आप लोगों को ट्राइंगल्स पढ़ा दिए थे, लाइक 3, 4, 5 ट्राइंगल, 6, 8, 10 ट्राइंगल, फिर 12, 16 एंड 20। ये बहुत से ट्राइंगल्स मैंने आप लोगों को पढ़ाए थे, सिखाया भी था। उस चीज़ को ज़रा सा रिकॉल करते हैं। वो क्या सिखाया था? मैंने कहा था अगर ये वेक्टर 3 है और ये वेक्टर 4 है और मैग्नीट्यूड वाइज, और ये उनका रिजल्टेंट है, तो अगर ये 3 है ये 4 है तो रिजल्टेंट क्या होगा? 5 नहीं होगा, क्योंकि वजह ये है कि इन वेक्टर्स के दरमियान एंगल 90, जब 90 का एंगल ना हो तो पाइथागोरस थ्योरम फेल हो जाता है। वी नो मोर यूज पाइथागोरस थ्योरम इन सच केसेस। फिर वहाँ पे हम क्या करते हैं? वहाँ पे हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड का इस्तेमाल करते हैं, जिसका एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट आपके सामने लिख रहा हूँ। वो रिजल्ट है वेक्टर्स के दरमियान किसी भी एंगल पर, चाहे आप उनको ऐड कर रहे हैं या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड फाइंड करने का सबसे पावरफुल फार्मूला है प्लस माइनस 2ab cos थीटा। समझ आई बात की? ओके, अब इसको स्प्लिट करते हैं। वैसे तो अगर आप डायरेक्टली देखेंगे तो रिजल्टेंट में और एंगल में क्या रिलेशनशिप है? हाँ, गलतफहमी यहीं से होती है जब हम देखते हैं कि ये तो सामने ही लिखा है इसलिए डायरेक्ट रिलेशन होना चाहिए, लेकिन ये रिलेशनशिप डिपेंड कर रहा है कि आप वेक्टर्स को ऐड कर रहे हैं या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि एंगल बढ़ने पर रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड बढ़ता है या कम होता है। स्टार्ट करते हैं स्पेशल एंगल्स के लिए। तो स्पेशल एंगल्स जैसे मैं जानना चाहूँगा कि अगर एंगल 0 हो, एंगल 60 हो, एंगल 90 हो, एंगल 120 हो और एंगल 180 हो, तो इन केसेस में हमारे पास रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड की क्या वैल्यू होगी? लेट्स सॉल्व इट। अच्छा, फर्ज कीजिए कि हम वेक्टर्स को ऐड कर रहे हैं, तो एडिशन के लिए हम क्या लगाएंगे? हाँ, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab का इस्तेमाल होगा इनटू cos थीटा। अच्छा, अब ऐसा करें कि यहाँ पे थीटा की वैल्यू पुट कर दें। थीटा की क्या वैल्यू है? 0, और cos 0 किसके बराबर है? तो उसे सॉल्व कर लेते हैं। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab मल्टीप्लाई विद 1, इससे बनेगा a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला। तो आप लिख दें a प्लस बी होल स्क्वायर। अब स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल होंगे, रिजल्ट क्या आएगा? a प्लस बी आएगा। ठीक है। अच्छा, इसी तरह
अगर आप ऐड करेंगे 60 के एंगल पे तो नोटिस कीजिए सब कुछ तो इसी तरह होगा, इधर एंगल की बजाय 60 लिखेंगे, ठीक है। cos 60 किसके बराबर है? 1/2, तो इट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab मल्टीप्लाई विद 1/2, जिसमें 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे। रिजल्ट क्या आएगा? स्क्वायर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab। कौन सा फार्मूला है? नहीं, ये कोई फार्मूला नहीं है। फार्मूले के लिए तो आपको 2 चाहिए ना, वो 2ab आए तो फिर फार्मूला बनता है, वरना कोई फार्मूला नहीं है। अच्छा, फिर 90 के एंगल पर ये सब कुछ इसी तरह रहेगा। आप लिखेंगे cos 90 एंड cos 90 इज so a square plus b square plus 2ab into 0 and 0 into this 2ab is 0। क्या बचा? a square plus b square। कौन सा थ्योरम है? पाइथागोरस थ्योरम। देखिए मैंने कहा था सबसे पावरफुल फार्मूला जो है वेक्टर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के लिए यही फार्मूलाज हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम खुद इनका एक स्पेशल केस है, यहाँ से डिराइव हो रहा है। अच्छा, फिर हम चलते हैं 120 के एंगल के लिए, तो स्क्वायर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos 120, पुट द वैल्यू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab इंटू -1/2, जिसमें ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे एंड यू विल बी लेफ्ट विद a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab। इसी तरह अगर आप 180 डिग्री के लिए सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos 180 which is equal to square root a square plus b square plus 2ab into -1 which becomes a square, बल्कि ऐसा कर लेते हैं, हाँ ठीक है चलें, ये एक स्टेप करना ज़रूरी है। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस, और हमें ये पता है कि ये कौन सा फार्मूला है? a माइनस b होल स्क्वायर। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, रिजल्ट क्या आएगा? a माइनस b आ जाएगा। समझ आ गई बात की? अच्छा, अब बताएं कि जैसे जैसे एंगल इंक्रीज हो रहा है रिजल्टेंट की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। एडिशन से कहाँ पहुंच गए? सब्ट्रैक्शन पे। अच्छा, इसको यहाँ भी देखें, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 2ab, यहाँ पे क्या है? 1ab, यहाँ पे 0ab, यहाँ पे -1ab, यहाँ पे -2ab। बाकी सारा फार्मूला सेम है, लेकिन ये कांस्टेंट फैक्टर है जो कांस्टेंटली कम हो रहा है। इसका मतलब कि एंगल बढ़ने पर रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कम होगा। तो देखें इसको लिखेंगे कैसे। कंक्लूजन हमारे पास ये है इस सारी डिस्कशन की कि एज थीटा इंक्रीज द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट डिक्रीज। इसमें इन्वर्स रिलेशन ना लिख दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास इन्वर्स रिलेशन में तो हमारे पास एक खास रिदम होता है। ये सारे जो हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को फॉलो कर रहे हैं। एंगुलर लीनियर रिलेशनशिप नहीं है, इन्वर्स नहीं है, एंगुलर रिलेशनशिप है जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे डिपेंड करता है। सो हम सिर्फ ये बताया करेंगे कि जब एंगल बढ़ेगा तो रिजल्टेंट कम होगा तो बस किस फार्मूले के तहत कम होगा वो फार्मूला हमने यहाँ पे डिस्क्राइब करके पूरी की पूरी बात बता दी है। अब ये बताएं कि कौन से एंगल पर रिजल्टेंट मैक्सिमम है? 0 पे। कौन से एंगल पे मिनिमम है? 180। तो ये बात जस्ट यहाँ पे मेंशन करते हैं कि ये मैक्सिमम रिजल्टेंट है और ये मिनिमम रिजल्टेंट है। अब आपसे यहाँ पे 2 सवाल पूछूंगा। वो कौन सा एंगल है जिस एंगल पे वेक्टर्स को स्केलर्स की तरह ऐड किया जा सकता है? 0। 3i प्लस 3i 6i, दोनों सेम डायरेक्शन में थे। 3i एंड 3i बिकम्स 6i क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में थे। वो कौन सा एंगल है जिस पे वेक्टर्स को स्केलर की तरह सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है? 180। बताइए 6i माइनस 2i 4i। जो बातें मैंने कही हैं जरा उनको विजुअलाइज करें। मैंने पहले पूछा 3i लेट्स से प्लस 2i क्या आएगा? 5i। लेकिन जब मैं कहूँगा कि
6i माइनस 2i तो क्या आएगा 4i। लेकिन जब मैं कहूंगा कि 3i प्लस 4i तो रिजल्ट क्या आएगा, ओके सॉरी, इसको j कर देते हैं, तो रिजल्ट क्या होगा, मैग्नीट्यूड क्या होगा इसका 5। 3i प्लस 4i, 4j बिकम्स 5। क्या करेंगे, भूल गए पाइथागोरस थ्योरम, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 5। समझ आ गई। तो वो एंगल्स जब दो वेक्टर्स सेम डायरेक्शन में हो या अपोजिट डायरेक्शन में हो तो बिल्कुल स्केलर्स की तरह ऐड और सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। ये इस सारी कैलकुलेशन का मतलब है। अच्छा मैंने तो यहाँ पे जो रिदम फॉलो किया है, मैंने सारे वेक्टर्स को ऐड करके उनका रिजल्टेंट निकाला है। मैं चाहता हूँ कि आप लोग सब्ट्रैक्शन के लिए सारे एंगल्स का रिजल्ट अभी के अभी निकालें। कम ऑन, गो ऑन। अच्छा लेट्स सी, आप लोगों ने तमाम एंगल्स के लिए सब्ट्रैक्शन के रिजल्ट निकाल लिए? वो रिजल्ट मैं आप लोगों को बगैर सॉल्व किए ज़ुबानी बता सकता हूँ। इन्हीं सबको रिवर्स ऑर्डर में लिख दें। आपने अगर ये रियलाइज़ किया है तो अब आप लोग फॉलो करें मुझे। मैं एक टेबल बनाता हूँ जिसमें मैं ये चीज़ें आपके लिए मज़ीद भी सिंप्लीफाई कर दूँगा। अब जो मेहनत हम कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं कि हमें ये सब कुछ बहुत आसानी से याद हो जाए। अच्छा देखिए, यहाँ पे हम एंगल मेंशन कर देंगे, उस एंगल के अगेंस्ट यहाँ पे रिजल्टेंट लिख देंगे। इसी तरह यहाँ पे सब्ट्रैक्शन के लिए एंगल वही मेंशन करके रिजल्टेंट लिख देंगे, बल्कि यूँ करते हैं, इसको लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ पे हमने सारे एंगल्स मेंशन कर देने, स्पेशल एंगल्स। वो स्पेशल एंगल्स कौन कौन से थे, 0, 60, 90, 120 एंड 180। ठीक है। और यहाँ पर एडिशन की वजह से आने वाला रिजल्टेंट और यहाँ पे सब्ट्रैक्शन की वजह से आने वाला रिजल्टेंट लिख देंगे इंशाल्लाह। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये सारे एंगल्स के रिजल्टेंट आप याद कैसे करेंगे। ये बड़ी आसानी से याद भी होते हैं। सो पेपर में जाके आपको बार बार इनको सॉल्व नहीं करना पड़ेगा। हमेशा जब भी आप कोई चीज़ याद करने बैठें तो पहले ये चेक करें कि उसमें से आपको क्या आसानी से याद हो सकता है या हुआ हुआ है। जैसे इनमें से कौन सा रिजल्टेंट सबसे आसान है? पता नहीं आप सब लोगों को 90 क्यों लगता है, पिछली क्लास में भी सारी कह रहे थे 90 वाला। चले 90 इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मुझे तो सबसे आसान ये वाला लगता है। इट इज सिंपली ए प्लस बी एंड दिस इज सिंपली। अच्छा देखो, जब हमें पता चल जाए ना कि इतने बहुत से काम में आसान काम कौन सा है, ए माइनस बी, सो बड़ा आसान है अगला सब कुछ भी याद करना। ठीक है जी। ओह सॉरी, ये मैंने गलती से लगा दिया। इट इज ए माइनस बी। अब ये वाला लिखना है तो इट इज स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, और इसकी कॉपी नीचे है विद अ नेगेटिव साइन। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। समझ आई? अब जब आप सब्ट्रैक्शन के लिए लिखेंगे तो आप लिखेंगे यहाँ पे a माइनस बी, तो यहाँ पे a प्लस बी। इसी तरह यहाँ पर रिजल्ट आएगा स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस, तो यहाँ से पता चलता है कि वो कौन सा एंगल है जिस पर वेक्टर्स को चाहे ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड सेम होगा। 90 का एंगल है, तो ये हमारा एक और एमसीक्यू बन गया। फिर इन दोनों की पोजीशंस को शिफ्ट कर दें तो ये बन जाएगा स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, और ये बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। समझ आ गई? अच्छा एंगल की रेंज क्या है? 0 to 180। अच्छा अब यहाँ पे कंक्लूजन्स लिखें। एडिशन में हम देख रहे हैं कि थीटा बढ़ने पर रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आप प्लस बी से माइनस बी पे आ गए, लेकिन सब्ट्रैक्शन में आप देख रहे हैं कि एंगल बढ़ने पर रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है, आप माइनस बी से प्लस बी पे आ गए हैं। ये अगली कंक्लूजन भी कंप्लीट हो गई। अब इसके ऊपर
तीन स्पेशल क्वेश्चंस हैं जो हम जब एडिशन के लिए करेंगे तो हमें पता है सब्ट्रैक्शन के लिए रिवर्स ऑर्डर में लिखना होगा। तो अब हमने क्या करना है, हमने ये करना है कि हमने इन तीन स्पेशल एंगल्स 60, 90 और 120 के लिए ये एजम्पशन लेनी है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A is equal to magnitude of vector B is equal to let's say F. Then 60 डिग्री पर रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, 90 डिग्री पर और 120 डिग्री पर रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड्स क्या क्या होंगे, एक आप मुझे सॉल्व करने दें, फिर आप लोग बाकी खुद सॉल्व कर लें। जैसे ऐसा करते हैं कि इसके ऊपर नीचे बाउंड्री में जो कुछ भी आ रहा है वो मैं कर देता हूँ। हमारे वैसे भी टोटल एंगल 5 ही हैं। अगर हमने थीटा 0 ले लिया तो हमारी रिक्वायरमेंट ये है, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या है, a प्लस बी, सिर्फ एडिशन का केस लिख रहा हूँ। अब क्योंकि ये दोनों सेम है, किसके बराबर है, f के, तो रिजल्ट क्या आएगा 2f। अच्छा, इसी तरह थीटा इक्वल टू 180 के लिए भी सॉल्व करूंगा मैं एडिशन के लिए, तो इट इज a माइनस बी, लेकिन a की जगह भी f आना है, b की जगह भी f आना है, ये दोनों कैंसिल होंगे, रिजल्ट क्या पता चला, पता चला कि मैक्सिमम रिजल्टेंट इक्वल वेक्टर्स के लिए 2f के बराबर है और मिनिमम रिजल्टेंट 0। अब आप ऐसा करें कि इन तीन एंगल्स के लिए आप सॉल्यूशन निकालें। ओके, क्या आंसर है, 3f, 2f एंड f। क्योंकि देखें सारे तो डॉक्टर बनेंगे नहीं, कुछ लोगों ने पॉलिटिशियन भी बनना है, तो अभी देखें इसमें करप्शन क्या हुई है। यहाँ पे जब आप रिजल्टेंट निकालेंगे तो 60 के एंगल के लिए क्या लिखा हुआ है, हम क्या लिखेंगे, एफ स्क्वायर प्लस एफ इंटू एफ होल स्क्वायर रूट। इससे क्या आएगा, देखें ये भी तो एफ स्क्वायर है ना, एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर नहीं, ये 2f नहीं है, ये एफ स्क्वायर है, मतलब ऐसे पॉलिटिशियन भी मौजूद हैं। चलो 3f स्क्वायर, देखिए फिर ये स्क्वायर और ये पूरा स्क्वायर रूट कैंसिल करें। नहीं बेटा, मेरी बात सुने बेटा, ये तो जो डॉक्टर बनना चाहता है तो वो तो पूरा स्क्वायर रूट ही कैंसिल करेगा ना, जो पॉलिटिशियन बनना चाहता है, पैसे कमाना चाहता है, वो पूरा स्क्वायर रूट कैंसिल करेगा, क्योंकि सब तो उसी की हुकूमत में सब कुछ हो सकता है। तो अब जिन बच्चों ने ये वाली गलती कर दी उनको अंडरस्टैंड करवाने के लिए इधर देखें, ये एक्चुअली स्क्वायर रूट 3f और स्क्वायर रूट f स्क्वायर होता है, फिर ये दोनों कैंसिल होते हैं, यहाँ पे स्क्वायर रूट रह जाता है, योर फाइनल रिजल्ट इज स्क्वायर रूट 3f। तो बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो शुरू में मुझे भी आवाज़ दे रहे सर डन डन डन, और जब मैंने पूछा रिजल्ट है 3f 2f और f, तो बड़े फ़ख्र से कह रहे जी बिल्कुल, और उसके बाद मेरा फेमस जुमला होता है कि ये तो गलत है। आप ख्याल किया करें। अच्छा, इसी तरह बेटा पूछे मत के कौन है, ठीक है, ये तो मेरी और मेरी बेटियों की पर्सनल बात है। अब मेरी बेटी से गलती होगी तो अब मैं क्या पब्लिकली बताऊंगा, गलतियां आप लोगों से भी होंगी तो क्या मैं पब्लिकली बताऊं। वी आर लाइक अ फैमिली हेयर, इट डजेंट मीन कि मैं पॉइंट आउट करता फिरूं कि भाई गलती इससे हुई है, इससे हुई है, उससे हुई है। बस गलती हो गई है, ठीक है, उस गलती से सीखना है और आगे बढ़ना है। समझ आई कि नहीं, बताया नहीं है मैंने किसी को। हाँ, अभी तक किसी को नहीं पता चला कि आप दोनों के बारे में बात कर रहा हूँ मैं, तो इसलिए आप लोग बेफिक्र, टेंशन नहीं लेनी, आप दोनों को कोई नहीं देख रहा क्लास में। किसी को पता है मैंने किसके बारे में बताया, कितने अच्छे बेटे हैं मेरे, किसी को पता नहीं है। ये लड़कियां एक दूसरे के साथ पर्सनल होती हैं, तो इससे क्या रिजल्ट आएगा, स्क्वायर रूट 2f स्क्वायर, जिसमें सिर्फ हाँ f का स्क्वायर कैंसिल होगा। समझ आ गई। अच्छा, इसी तरह यहाँ पे रिजल्ट होगा f स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस f इंटू एफ इज इक्वल टू, अब देखें ये भी तो f स्क्वायर है, ये f स्क्वायर इस f स्क्वायर के साथ कैंसिल होगा, इधर बचेगा f स्क्वायर, जिससे क्या रिजल्ट आएगा f। तो ये आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQs हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट। यानी डायरेक्टली आपसे ये भी पूछा जा सकता है, इसमें सबसे फेमस ये 120 वाला है, ये आप लोगों की बुक में एक्सरसाइज एग्जाम्पल में एग्जाम्पल 2.1 है या गलबन 2.2 है। At what angle two vectors of equal magnitude should be oriented? At what angle two vectors of equal magnitude should be oriented so that
resultant have magnitude equal to either of them 120। मैं दो इक्वल वेक्टर्स को कितने एंगल पर रखूंगा? वेक्टर ए भी एफ के बराबर है, वेक्टर बी भी एफ के बराबर है और उनका रिजल्टेंट भी एफ के बराबर है। तो मैं दो इक्वल वेक्टर्स को कितने एंगल पर रखूं तो उनके रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड भी सेम होगा। दैट एंगल इज बट फॉर एडिशन ऑफ वेक्टर्स, बट फॉर एडिशन ऑफ वेक्टर्स। ये बात याद रखनी है। अब देखें ये क्वेश्चन न्यूमेरिकल डेटा की फॉर्म में आपको कहेगा फोर्स F1 है, फोर्स F1 है 10 न्यूटन, फोर्स F2 भी 10 न्यूटन है। बताइए मैं इन वेक्टर्स को कितने एंगल पर ओरिएंट करूं ताकि इनका जो रिजल्टेंट F है वो भी 10 न्यूटन हो। तो दैट एंगल इज 120 इफ यू आर एडिंग द वेक्टर। रिमेंबर इफ यू आर। अच्छा ऐसा करते हैं, यहाँ पे एक टेबल जनरेट करते हैं ताकि हम अपनी वैल्यूज को समराइज कर दें टेबुलेशन करके। तीन एंगल्स हमने डिस्कस करने हैं, 90, 60 और 120 के, और उनके लिए रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड्स बताने हैं। अच्छा यहाँ पे एंगल 60, 90 एंड 120। एडिशन से क्या रिजल्ट आ रहा है? स्क्वायर रूट 3f। क्या रिजल्ट आ रहा है? स्क्वायर रूट 2f। क्या रिजल्ट आ रहा है? f। अब बताइए सब्ट्रैक्शन के रिजल्ट क्या होंगे? f अंडर रूट 2f और अंडर रूट 3f। ये सबको समझ आया? अब मैंने ये चीज़ आप लोगों को पहले बताई थी कि देखें एडिशन में जो ऑर्डर फॉलो हो रहा है सब्ट्रैक्शन में रिवर्स ऑर्डर फॉलो होगा। तो वो रिवर्स ऑर्डर में मैंने लिख दिया। अब मैं कैलकुलेशन नहीं कर रहा, मैंने ट्रिक सीख ली है कि एडिशन में जो होना है उसका ऑपोजिट रिवर्स में होना है। अगेन देखें वेरीफाई हुआ है 90 के एंगल पर एडिशन और सब्ट्रैक्शन के रिजल्टेंट्स के मैग्नीट्यूड सेम आ रहे हैं। इज इट क्लियर? अच्छा अब यहाँ से फर्दर जो हमें पता चला है, हमें यह पता चला है कि रिजल्टेंट एक पार्टिकुलर रेंज में है। वो रेंज क्या है? लेस देन आर इक्वल टू a प्लस बी एंड ग्रेटर देन आर इक्वल टू a माइनस बी। ये कौन सा रिजल्टेंट है? मैक्सिमम रिजल्टेंट है। ये हमें कितने एंगल पे मिलता है? 0 के एंगल पे। ये कौन सा रिजल्टेंट है? मिनिमम रिजल्टेंट है जो कौन से एंगल पर मिलता है? 180 के एंगल पर मिलता है। तो रिजल्टेंट की रेंज क्या है? यानी वेक्टर्स को किसी भी एंगल पर ऐड करें तो किसी भी एंगल की रेंज क्या है? 0 to 180। तो रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड की रेंज मैक्सिमम के बराबर या उससे कम और मिनिमम के बराबर या उससे ज़्यादा। इस फॉर्मूले को अंडरस्टैंड करने के लिए हम 2-3 किस्म के क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे अब कि हम इस फॉर्मूले को मास्टर कर लें कि इस पे क्वेश्चन कैसे आते हैं। अच्छा मेरी MCQ बुक में अगर आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं तो फिर तो सारे MCQs करेंगे। अगर आप प्री मेडिकल के स्टूडेंट हैं तो बस फिर आप लिमिटेड रहें। मैं क्लास में जिस टाइप के MCQ करवाता हूँ उसी टाइप के MCQ मेरी MCQ बुक से अटेम्प्ट करें। उसमें मुश्किल MCQs भी हैं। बुक चूँकि लिखी गई है 2017 में और ईटा का कैलिबर स्टूडेंट्स को चेक करने का बड़ा हाई स्टैंडर्ड का होता था। उसमें बड़े टफ क्वेश्चन आते थे। फिर होता ये था कि उस वक्त 20 के 20 चैप्टर्स फिज़िक्स के, बायो के भी फुल चैप्टर, केमिस्ट्री के भी फुल चैप्टर उसमें पेपर बनता था और उसमें बड़े टेक्निकल टफ MCQs भी हुआ करते थे। फिज़िक्स भी 60 होता था, मैथ्स या बायोलॉजी भी 60 और केमिस्ट्री भी 60, इक्वल वेटेज हुआ करती थी। अब क्योंकि बहुत सा निज़ाम चेंज हो चुका हुआ है, आपके MCQs बड़े आसान आने हैं। सो आई वॉन्ट प्रेफर कि आप लोग जो है मेरी बुक के अंदर मौजूद उन टफ MCQs को भी करें। ये मैं सिर्फ MD कैट के स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ, सिर्फ MD कैट। लेकिन बुक में सारे MCQ इसलिए मौजूद हैं कि मेरी बुक जाती है ऑल KP के। इवन पाकिस्तान की डिफरेंट सिटीज़ जैसे इस्लामाबाद है या कराची है, इन जगहों से भी लोग खुद फ़ोन पे ऑर्डर करके मंगवाते हैं। उन्होंने करनी होती है किसी प्रोफेशनल फ़िज़िक्स के टेस्ट की तैयारी या उन्होंने करनी होती है इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट्स के टेस्ट की तैयारी, तो उनका तो फुल कोर्स होता है। इसीलिए उनकी बुक भी जो है वो उसके लिए सारे के सारे MCQs मौजूद होते हैं। MD कैट के स्टूडेंट्स के लिए मैंने यूँ किया हुआ है कि आपके चैप्टर के पहले पेज के ऊपर मैंने सिलेबस में जो टॉपिक मौजूद थे उनके नाम लिखे हैं। फिर मैंने ये भी शो किया हुआ है कि किस टॉपिक से MCQs की तादाद सबसे ज़्यादा आई है। ग्राफ बना हुआ है बिल्कुल हर चैप्टर के स्टार्ट पे। अच्छा आप लोग वेट ये करें,
इस वीक के एंड पे या नेक्स्ट वीक के मिडल में बुक की मेरी MCQs की जो 11th एडिशन है वो आ रहा है। तो 11th एडिशन आएगा, आप सब लोगों ने 11th एडिशन ही लेना है। अगर आपके पास 10th एडिशन मौजूद है, नो वरीज, वो भी ज़ाया नहीं है। नंबर ऑफ MCQs दोनों एडिशंस में सेम है, लेकिन मैंने 11th एडिशन में ये तमाम डिस्कशंस जो मैं क्लास में भी करता हूँ, जो मैं क्लास में टीचिंग कर रहा होता हूँ, उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी कुछ हद तक ऐड किए हुए हैं इस एडिशन में। तो इसलिए आप लोग फिर उसको मैं प्रेफर करूँगा कि उसी को बाय करें। समझ आई? अच्छा, फॉर नाउ अब मैं क्या समझाना चाहता हूँ, इस पर टोटल 3 MCQs है। बस मेरी क्लास में अगर आप ये समझ गए, उनको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। MCQ बुक से सिर्फ उसी की प्रैक्टिस करें, बस उसके अलावा किसी MCQs की जो ज़रा टफ हो उनकी प्रैक्टिस नहीं करनी। क्या है देखें, मिसाल के तौर पे आपको कहता है, ये फर्स्ट कैटेगरी MCQ है जो उस पर आ सकता है। पहले आपको कहते हैं जी 2 फोर्सेस हैं F1, एक है 25 न्यूटन, F2 दूसरी है 20 न्यूटन। इन 2 फोर्सेस का इनमें से कौन सा पॉसिबल रिजल्टेंट नहीं हो सकता? 45 न्यूटन, 35 न्यूटन, 5 न्यूटन, 2.3 न्यूटन। मुझे कैसे पता चला कि ये 2.3 न्यूटन है? उसके लिए मुझे इस फार्मूले का इस्तेमाल करना होगा। फार्मूले को इस्तेमाल कैसे करेंगे कि देखिए मेरे पास जो रिजल्टेंट फोर्स है वो इन दोनों के सम के बराबर, यानी 25 प्लस 20, और इन दोनों के डिफरेंस यानी 25 माइनस 20 से मिलेगी। तो रिजल्टेंट की रेंज पहले निकालें। इट इज लेस देन और इक्वल टू 45 न्यूटन, ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 न्यूटन। तो रिजल्टेंट की रेंज क्या है? 5 से 45। ना ये 45 से बड़ा हो सकता है ना 5 से, चाहे कोई भी एंगल 0 से लेके 180 तक इस्तेमाल हो। तो बताएं आप कौन रेंज में नहीं आ रहा? 45 आ रहा है, 35 आ रहा है, 5 आ रहा है, लेकिन 2.3 न्यूटन रेंज को वायलेट कर रहा है। यस, ये रेंज से बाहर है। इतना छोटा रिजल्टेंट इन दोनों वेक्टर्स के सम से पॉसिबल ही नहीं है, इसलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? 2.3। दूसरा क्वेश्चन इसी के ऊपर किस टाइप का बनता है वो देख लें। अच्छा, नोटिस करो इसने इस वक्त कौन सा सर्किट वायलेट किया है? लोअर सर्किट वायलेट किया है, अपर सर्किट भी वायलेट हो सकते हैं। एक और क्वेश्चन में उसे चेक करते हैं। मिसाल के तौर पे आपको कहता है वेक्टर F है, F1 है 6 न्यूटन का, वेक्टर F2 है 3 न्यूटन का। अब इनमें से कौन सा पॉसिबल रिजल्टेंट नहीं हो सकता? 9.3 न्यूटन, 9 न्यूटन, 8.7 न्यूटन या 7.8 न्यूटन। अच्छा, अब अगेन पहले मैं क्या करूंगा, इधर देखो, उस वक्त तो मैंने पूरा मेथड करवाया। अब पेपर में इन चीज़ों का टाइम नहीं होता, यहाँ पे आप मेथड सीखते हैं, वहाँ पे शॉर्ट जाते हैं। 6 + 3, 6 - 3, 3। अब रिजल्टेंट की रेंज कहाँ से कहाँ तक है? 3 to, हाँ, तो क्या ये उस रेंज में आता है? इसका मतलब ये आउट ऑफ रेंज है। ये रेंज में आता है, रेंज में आता है, रेंज में आता है, ठीक। अब थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन इसके ऊपर कौन सा पूछ सकता है उसको भी देख लें। आपको कहेगा 2 वेक्टर्स हैं, F1 2 न्यूटन, F2 5 न्यूटन। अच्छा, 8.6 न्यूटन, अच्छा 2.3 न्यूटन, 1.9 न्यूटन या 0.9 न्यूटन। इन 2 वेक्टर्स का कौन सा सम इनमें से पॉसिबल है? पॉसिबल है। पहले वाले सवालात थे पॉसिबल नहीं है। इधर देखिए, सीक्वेंस देखिए मेरा, या तो आप लोअर सर्किट ब्रेक कर रहे हैं या अपर सर्किट ब्रेक कर रहे हैं। इन दोनों में क्या पूछ रहा था कि कौन सा पॉसिबल रिजल्टेंट नहीं होगा। अब क्या पूछ रहा है? कौन सा पॉसिबल है। देखिए क्वेश्चन की पॉसिबिलिटीज आपको पता लग गई हैं कि इस टॉपिक पे ये टोटल 3 ही सवाल पूछ सकता है, कौन कौन से पॉसिबल नहीं है और कौन सा पॉसिबल नहीं पॉसिबल है। तो अब देखें, 2 + 5 7 न्यूटन। मैंने मल्टीप्लाई करने को नहीं कहा, 2 × 5 नहीं कहा, 2 + 5 का विच इज, अब आप 2 × 5 करें तो 10 न्यूटन बन जाएगा, तो वायलेशन नहीं करनी। फिर 5 - 2
अब आपका वेक्टर 3 to 7 चलता है, समझ आई? अब ये 3 से छोटा नहीं हो सकता 7 से। अब ये तो नहीं है, ये है 2.3 इस रेंज में आ रहा है। अच्छा 2.3 रेंज में नहीं आ रहा था, हाँ ये रेंज में आ रहा है, नहीं आ रहा, ना ये है ना ये है ना ये, इनमें से कोई भी पॉसिबल रेंज में नहीं आ रहा। हाँ पॉसिबल इसमें नन ऑफ दीज का ऑप्शन आ सकता है। पॉसिबल क्या है? एनी वैल्यू बिटवीन 3 and 7, जैसे आई वुड से 3.9 इस रेंज में आता है। तो ऐसे हालात में या तो एक ऑप्शन ऐसा होगा कि वो उस रेंज में आ रहा हो, या नन ऑफ दीज वाला ऑप्शन आ जाएगा। समझ आ गई बात? तो ये अब आप लोगों ने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड्स के रिजल्ट की बेस पे जिन वेक्टर्स को मास्टर करना था वो सीखा। अच्छा एक और मजे की चीज देखते हैं इसी टॉपिक से रिलेटेड। अच्छा एक वेक्टर f ड्रॉ हुआ है, दिस इज वेक्टर f, ये ड्रॉ हुआ है 45 के एंगल पे, 45 डिग्री पे, ठीक है। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड ही चल रहा है। ये कौन सा कंपोनेंट है? अच्छा ये कौन सा कंपोनेंट है? y कंपोनेंट है। इसको आप कह दें कि ये वेक्टर f1 है। वेक्टर f1 का मैग्नीट्यूड फिर मैं बता रहा हूं कि f के बराबर है। बताइए एक दूसरा वेक्टर f2, उसको कितने, जिसका मैग्नीट्यूड भी सेम हो, उसको कितने एंगल पे ओरिएंट करूं ताकि उसके रिजल्टेंट के x कंपोनेंट्स एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दें। सवाल को दोबारा सुने और समझें। ये एक वेक्टर f1 है जिसका मैग्नीट्यूड वेक्टर f2 का मैग्नीट्यूड भी, मतलब अब दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड सेम है। एक वेक्टर का एंगल बताया हुआ है कि वो 45 डिग्री पे ड्रॉ हुआ है। बताइए दूसरे वेक्टर को कितने एंगल पे ड्रॉ करूं ताकि इनके रिजल्टेंट के x कंपोनेंट्स एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दें, यानी सिर्फ y कंपोनेंट्स बच जाएं। मुझे देखें, ये आप इनिशियली नहीं कर पाएंगे, लेकिन इसमें एक छोटी सी ट्रिक है। जब आप वो समझ जाएंगे तो आपको फिर सारे क्वेश्चन आएंगे। इसके 3-4 किस्म के क्वेश्चन हैं। देखें बेटा सारे इधर देखें। मैं दूसरा वेक्टर, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ कितने एंगल पे 45, मैं दूसरे वेक्टर को नेगेटिव एक्स एक्सिस के साथ 45 के एंगल पे ड्रॉ करूंगा, ठीक है। अब क्योंकि इन दोनों के मैग्नीट्यूड तो सेम है ना, सेम है कि नहीं, लिहाजा इनके x कंपोनेंट्स विल आल्सो बी इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। अब आप देखें ये भी ये वेक्टर f2 है। अब क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड f है, ये अगर इसका x कंपोनेंट है और ये y कंपोनेंट, तो ये इसका -x कंपोनेंट है और ये, तो अब देखिए दोनों के y कंपोनेंट सेम डायरेक्शन में है, सेम मैग्नीट्यूड के साथ ऐड हो रहे हैं, लेकिन x कंपोनेंट्स एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। समझ आई कि नहीं आई? तो अब ऑप्शंस में आपके पास ये 4 ऑप्शन मौजूद होंगे, ठीक है। पहला ऑप्शन क्या होगा? आपको कहेगा 30 डिग्री पर ड्रॉ होगा, 45 पर ड्रॉ होगा, 135 पर, या नन। तो सवाल क्या होगा कि दो वेक्टर्स हैं f1 और f2 जिनके मैग्नीट्यूड सेम हैं। अगर वेक्टर f1 को 45 के एंगल पर ड्रॉ किया गया है तो दूसरा वेक्टर f2 कितने एंगल पर ड्रॉ किया जाए ताकि दोनों के x कंपोनेंट्स एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर दें। वेरी इंटेलिजेंट। वेल मैं एक्सपेक्ट कर रहा था जैसे कि बहुत से लोग कह रहे हैं 45 भी रॉन्ग आंसर। टू माई सरप्राइज बहुत से बच्चों ने 135 का ऑप्शन लिया, विच इज क्वाइट करेक्ट। वाई? ये तो मैं पढ़ा चुका हूँ। द एंगल ऑफ द वेक्टर इज मेजर्ड फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ट्रिक ये है कि जो एंगल यहाँ पे होगा वो एंगल यहाँ पे भी होगा, लेकिन वेक्टर का एंगल तो नहीं है ना, वो वेक्टर तो का एंगल तो यहाँ से मेजर होना है, विच इज क्लियर हुआ? अच्छा एग्जैक्टली अब इसी टाइप का क्वेश्चन आपने हल करना है। हो सकता है दूसरे क्वेश्चन में आप परफॉर्म कर पाए, ना कर परफॉर्म कर पाए, लेकिन समझना बड़ा ज़रूरी है। 3rd-4th क्वेश्चन में आप बिल्कुल क्लियर होंगे कि इन टॉपिक्स में क्या हो रहा होता है।
अच्छा, ये सेकंड प्रैक्टिस क्वेश्चन है इसके ऊपर। दो वेक्टर्स हैं F1 और F2 और दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है। वेक्टर F नेगेटिव एक्स एक्सिस के साथ 60 के एंगल पर ड्रॉ किया गया है। बताइए मैं वेक्टर F2 को कितने एंगल पर ड्रॉ करूं ताकि F1 और F2 के y कंपोनेंट्स एक दूसरे को कैंसिल कर दें लेकिन x कंपोनेंट्स ऐड हो जाएं। क्वेश्चन दोबारा सुने। दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड सेम है। एक वेक्टर नेगेटिव एक्स एक्सिस के साथ कितने एंगल पे, मतलब उसका अपना एंगल कितना है, फिर 120 है कि नहीं? तो उसकी मर्जी, एग्जामिनर की मर्जी, वो 120 का पूछे या 60 का पूछे, वो पूछ लेगा। आपको वेक्टर F1 की स्पेसिफिकेशंस बता देगा। अब वो पूछेगा कि वेक्टर F2 को मैं कितने एंगल पर ड्रॉ करूं ताकि इनके y कंपोनेंट्स का सम 0 हो जाए। यहाँ पे एंगल्स x एक्सिस, इधर x एक्सिस का वेक्टर सम 0 था, वहां पे y, तो यहाँ पे fx 0 नहीं होगा, fy 0 होगा। यहाँ पे क्या 0 था? fx 0 था और fy नॉन 0 था। चलिए शुरू हो जाए। ओके बॉयज गर्ल्स, क्या आंसर है? 330, 240, 180, 210। बहुत से आंसर्स हैं। जस्ट लुक एट इट। इधर देखो, इसको सॉल्व करने का बड़ा आसान सा तरीका है। नो पहले आप ऐसा करें, 60 के एंगल पे एक और वेक्टर ड्रॉ करें। इधर 60 के एंगल पे ड्रॉ कर दें। अब नोटिस करें, ग्राफिकल मेथड इसलिए बड़ा पावरफुल है ना। इसका y कंपोनेंट अपवर्ड होगा तो इसका y कंपोनेंट डाउनवर्ड। देखिए दोनों के x कंपोनेंट तो सेम है ना, तो x कंपोनेंट्स आर एडिंग अप विद ईच अदर बट y कंपोनेंट्स आर कैंसलिंग द इफेक्ट ऑफ ईच अदर। तो देखो ट्रिक ये है, ये 45 पे था ना पॉजिटिव x एक्सिस के साथ, तो मैंने उधर भी 45 पे ड्रॉ किया नेगेटिव के साथ। अब ये था नेगेटिव के, और ये x कंपोनेंट के लिए था, ये था y कंपोनेंट सेकेंड क्वाड्रेंट में था 60 डिग्री पर, तो मैंने 60 डिग्री पर ही नीचे दूसरा रिजल्टेंट ड्रॉ कर दिया ताकि इनके x कंपोनेंट आपस में ऐड हो जाए और y कंपोनेंट कैंसिल आउट हो जाए। बेसिकली आपको यही चेक करना होगा, जब वो कहेगा ना कि x कंपोनेंट कैंसिल कर रहे हैं, तो आप ऐसे रिजल्टेंट ड्रॉ करें कि एक का x कंपोनेंट अगर पॉजिटिव है तो दूसरे का नेगेटिव हो। इधर देखो, इसका x कंपोनेंट पॉजिटिव है ना, तो दूसरे का x कंपोनेंट नेगेटिव होना चाहिए कि नहीं? इसका मतलब दूसरा रिजल्टेंट यहीं पे होगा। जिस तरह इसका y कंपोनेंट पॉजिटिव है तो इसका y कंपोनेंट नेगेटिव होना चाहिए। इसका मतलब अगर एक रिजल्टेंट यहाँ पे है तो दूसरा रिजल्टेंट यहाँ पर होगा। समझ आई बात की? प्रैक्टिस क्वेश्चंस पे अटेम्प्ट कीजिए। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।